प्रोफेसर राशिद साहब भी आज हमारे स्पीकर्स हैं। प्रोफेसर राशिद साहब, ओवर टू यू टू स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम विद द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान विद द होली नेम ऑफ अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये सूरतुल बकरा की आयत 185 है। मफहूम तर्जुमा है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक को बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो उसमें ज़रूर रोज़ा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ने जो तुम्हें राह दिखाई उस पर अल्लाह की तकबीर कहो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्ला। आज का ये 125वां वेबिनार है और हमारे कोलेब्रेशंस मेन कोलेबरेटिव पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, और उसके साथ हमारा मेडिकल वुमेन मेडिकल कॉलेज, वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एबटाबाद। इसके बाद वुमेन मेडिकल एसोसिएशंस हैं। मेडिकल एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजी है, पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट है। और मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले प्रोफेसर राशिद साहब को कहूँगा कि इसका थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप बता दें, फिर देन आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर खिजर गोंदल साहब। ओवर टू यू डॉक्टर प्रोफेसर राशिद साहब। राइट। सर, ये जो कार्डियंस बैठे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नॉन डॉक्टर्स हैं, इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करने की करते हैं कि रीनल डिजीज, और एवरीवन नोज, आम बंदा भी जानता है कि किडनी का काम है बदन से जो है, जो फालतू जो ज़ाया मायात हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको निकालना होता है। और किडनी को अपना फंक्शन करने के लिए उसको काफ़ी मिकदार में पानी चाहिए होता है, वाटर। तो under normal conditions, kidney get 21% of the cardiac output। यानी अगर ब्लड 1 मिनट में 5 लीटर खून भिजवाता है पूरे बदन को, उस 5 लीटर में से तकरीबन 11-1200 मिलीलीटर गुर्दों को जाता है। वो इसलिए जाता है कि गुर्दे उसको छानते हैं, जो उसमें काम की चीज़ें हैं उसको वापस खून में भिजवा देते हैं, और जो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बदन के लिए ज़रूरी नहीं है, या अगर वो बदन में रह जाएँ तो बदन को नुकसान दे सकती हैं, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा सोडियम है। बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं जो कि बदन से बाहर वक़्तन-फ़वक़्तन निकलनी चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है बदन के लिए, एक मुस्तकिल मिकदार में पानी का होना, जिसे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक नॉर्मल शख्स जो है, जो एडल्ट मेल है, उसके बदन में तकरीबन 60% तक पानी होता है। फीमेल में ज़रा कम होता है, मेल में ज़रा ज़्यादा होता है। अब ये पानी पूरा रखने के लिए हमें पानी डेली पीना होता है, और नेचर ने ऐसा निज़ाम बनाया कि आपको ये हिसाब नहीं रखना पड़ता कि आपका इनपुट कितना है और आपका आउटपुट कितना है। नेचर ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि बदन से जितना आउटपुट निकलता है, जितना पानी निकलता है, ऑटोमेटिकली आपको इतनी प्यास लग जाती है, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस में थर्स्ट मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से आप खुद खुद पानी पीते रहते हैं।
अब ये तमहीद बताने के बाद जिस चीज पे जोर है वो ये है कि किडनीज को ये जहरीले मरकबात निकालने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी चाहिए। अब नॉर्मल इंसान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है जिसमें अगर आप पानी बहुत कम भी पीते हैं, जिसमें मिनिमम 2 गिलास 500 ml, तो तब भी आपके किडनीज काम कर सकते हैं, लेकिन एक मुद्दत तक। लेकिन अगर कोई किडनी ऐसा है जिसको ऑलरेडी बीमारी है, तो वो अपना फंक्शन नॉर्मल मिकदार में नहीं कर सकता। और कभी ऐसा होता है कि ये जो जहरीले मरकबात, फालतू मरकबात जो बदन से निकलते हैं, लाइक कैल्शियम, कैल्शियम है कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, जब ये किडनी निकालता है तो वो आपस में रिएक्शन करके क्रिस्टल्स बना देते हैं और छोटी छोटी कंक्रीशंस और स्टोन्स बना देते हैं। और वो गुर्दों के अंदर या गुर्दों की जो नालियां हैं, यूरेटर्स, उनके अंदर वो पथरियां बना देते हैं। अब ऐसे मरीज में से ये कैल्शियम ऑक्जेलेट कंक्रीशन क्रिस्टल्स निकालने के लिए पानी की बहुत वाफिर मिकदार चाहिए होती है। अगर किसी की किडनी किसी डिजीज की वजह से काम नहीं कर रहे, रीनल फेलियर है या कोई और उसी बीमारी है, तो उसे पानी की मिकदार कम देना पड़ती है ताकि किडनीज को थोड़ा रेस्ट मिले। तो ये जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि किडनीज को किस वक्त कितना पानी चाहिए, अंडर नॉर्मल कंडीशंस नेचर सेट्स इट ऑटोमेटिकली with the help of thirst mechanism, with the help of hormones like ADH, that is anti-diuretic hormone, also called vasopressin, with the help of hormone A3 natriuretic peptide। ये वो हार्मोन है जो आपके दिल से निकलता है और गुर्दों से फालतू सोडियम जो है उसको निकाल के बाकी को जिस्म के अंदर वापस ले आता है। और ये हार्मोन है, इसमें के अलावा एंजियोटेंसिन है, हार्मोन है, ये सारे हार्मोन मिलके, एल्डोस्टेरॉन भी एक है। तो ये सारे हार्मोन मिलके आपके बदन में जो पानी है और जो नमकियात हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह, उसकी मिकदार को नॉर्मल रखते हैं। अब अगर किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे तो उसको रोजा रखना है या नहीं रखना, उसको पानी की कितनी मिकदार देनी है, उसको डाइट कितनी मिकदार देनी है, उसके लिए जो हमारे पास आज हमारे अमराज गुर्दा हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इस पे कमेंट करेंगे कि किस डिजीज में आप रोजा रख सकते हैं, किस डिजीज में नहीं रख सकते, किस में क्या एहतियात करनी है। जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर राशिद साहब, माशाल्लाह आपने हमें फिजियोलॉजी पढ़ा दी। और यकीनन ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ भी जब एक लेक्चर्स हमारा उस्ताद देने आता था, उस ज़माने में इंटीग्रेटेड तो नहीं होता था सिस्टम, लेकिन पहले हमें वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा के ही कोई आगे हमें सर्जन देता था। तो आज के हमारे हमारे पास प्रोफेसर खिदर हयात गोंदल साहब हैं और डॉक्टर असद साहब हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर खिदर हयात गोंदल साहब को गुजारिश करूंगा। टाइम सबसे पहले तो हाईली ऑब्लाइज के बड़ा शार्ट टाइम में आपको मैंने कॉल किया और आपने इसको हमें रौनक बख्शी। तो ओवर टू यू प्रोफेसर राशिद साहब, प्रोफेसर खिदर हयात गोंदल साहब। जी गोंदल साहब, मेरे ख्याल गोंदल साहब, प्रोफेसर डोगर साहब ही मौजूद हैं, प्रिंसिपल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। वेलकम प्रोफेसर गोंदल साहब। जी खिदर साहब, ओवर टू यू। अनम्यूट कर दें, अनम्यूट करें सर। आप म्यूटेड हैं, अभी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ म्यूट, हाँ दोबारा म्यूट करें सर, दोबारा अनम्यूट करें। जी सर। जी वेलकम, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया और इस जो है ना वेबिनार के लिए। तो चूँकि आपका इतना बड़ा वसी एक्सपीरियंस है और आपने फिजियोलॉजी के प्रोफेसर राशिद साहब को भी इनवाइट किया हुआ है, तो आप लोगों की मौजूदगी में मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि आपके जो हैं चीज़ें उनको कुछ अच्छे तरीके से पेश कर सकूं, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बीइंग अ वेरी शॉर्ट इन टाइम। तो मैं बेसिकली किडनी के जो बेसिक काम है, मैं उस पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा। एक उसका हार्मोनल फंक्शन है, एक वाटर बैलेंस है, एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल है,
और एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। ये बेसिकली 4 किडनी के फंक्शन हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से वो सर अंजाम दे रहा होता है, और हमें पता भी नहीं होता कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इट्स ओन कोर्स एंड एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय बॉडी। जब भी उसमें कोई ऊंच नीच कमी बेशी होती है तो हमारा ब्रेन से कुछ चीज़ें आ जाती हैं और सारा सिलसिला रेगुलेट होता है। अब आगे आता है कि किडनी के ये जो डिजीजेज हैं ये 2 तरह की हैं। एक वो डिजीजेज जिनको हम मेडिकल रीनल डिजीजेज कहते हैं और एक वो ग्रुप है जो सर्जिकल रीनल डिजीजेज है। मेडिकल रीनल डिजीजेज में आप चूँकि पैथोलॉजिस्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर हमसे जानते हैं कि बहुत सारे नेफ्राइटिस हैं, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा गुर्दों को मुतासर करती है बीमारियां 2, वो शुगर और ब्लड प्रेशर है। अब और तीसरी जो दूसरी किस्म है सर्जिकल डिजीजेज की, उसमें स्टोन डिजीज है, किडनी ट्यूमर्स हैं, और जो है ना बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, स्टोन है। मेजॉरिटी में यही है, या कुछ चंद कंजेनिटल एनॉमलीज हैं जैसे पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन है, बड़ी कॉमन डिजीज़ है, और ज़ाइकोयूरेटारिक रिफ्लक्स है। ये वो डिजीज़ हैं जो सर्जी की कैटेगरी में फ़ाल करती हैं। अब कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जो सर्जिकली करेक्टेबल हैं, लेकिन वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी डायग्नोज हो जाती हैं और उनकी बाज़ जगहों पे इंटरवेंशन भी हो जाती है। अब अगर बात करें मेडिकल रीनल डिजीज़ की, तो जिसमें गुर्दे मुतासर होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं, हमारे ये एक्सपीरियंस में बात है कि वो लोग जिनके गुर्दे शुगर और ब्लड प्रेशर से ख़राब होते हैं, उनका ट्रांसप्लांट भी जो है ना वो भी मसाइल का थोड़ा बहुत शिकार होता है, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके गुर्दे पथरियों के वजह से फेल होते हैं। क्योंकि जो पथरियां हैं वो कलेक्टिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय ऑब्स्ट्रक्ट करके तो कार्टेक्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जो कि मशीनरी है। कार्टेक्स में हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अच्छा, और जो शुगर और ब्लड प्रेशर है, बेसिकली ये वास्कुलर डिजीजेज हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वास्कुलर इवेंट्स या वास्कुलर एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं, जैसे कार्डिक डिजीज है, ब्रेन की एट्रोफी है, या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हैं। तो उसमें जब आप गुर्दा ऐसी सूरत हाल में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो डिजीजेज दोबारा, या नेफ्राइटिस की वेसल्स को दोबारा भी, या इंटरस्टिशियम को दोबारा भी इफेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो शुगर और ब्लड प्रेशर से अगर गुर्दे मुतासर हो रहे हैं तो उसको ये ज़्यादा काम तो हमारे काउंटर पार्ट नेफ्रोलॉजी वालों का है, और वही इस पे ज़्यादा बेहतर तबसरा भी कर सकते हैं। तो हमने गुर्दे के काम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 4 और 5 कैटेगरी को हम वो लोग हैं जो जिनका जो एस्टिमेटेड रीनल फंक्शन या जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अबव 60 ml पर मिनट होता है। और दूसरी कैटेगरी है 30 से तीसरी और चौथी कैटेगरी है 30 से 60 तक, और उससे नीचे जो है ना वो एक कैटेगरी है। अच्छा, अब रोज़ा जो है वो अच्छा, ये जो गुर्दे की डिजीजेस में जो पथरियों का मामला है और पानी का, इससे जो रिलेशन है वो ये है कि पथरी एक फैक्टर नहीं है पथरी बनने का। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये हमारा जो क्लाइमेट है, वाटर इनटेक है, क्लाइमेट में एक्सपोजर टू सनलाइट है, वाटर जो है पसीने की शक्ल में ज़ाया होता है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, और उसकी जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं उसके पथरी बनने को। अच्छा, शुगर के मरीज जो हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो तो कैटेगरी 1 जिनका रीनल फंक्शन 60 ml से ऊपर है,
तो वो तो बड़े आराम से रोज़े रख सकते हैं, उसमें बज़ाहिर कोई इतने बड़े मसाइल का लोगों को सामना नहीं करना पड़ता। दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ इन एवरी रिस्पेक्ट। अच्छा, सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना एहतियात करनी चाहिए कि जैसे सनलाइट है, उससे एनवायरमेंटल फैक्टर से, धूप से और बहुत सारी चीज़ों से, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। लेकिन वो भी मैनेज कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। अब तीसरी कैटेगरी वो है जो जिनकी क्रेटिनिन 2-3 के आसपास है, तो ये वो ग्रुप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना इनको होता है। अच्छा, जब जैसे हम बॉडी है हमारी और हम भी कोई काम करते हैं सारी बॉडी और फिर हम थक जाते हैं और सो जाते हैं, तो इसी तरह हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो भी सारे नेफ्रॉन्स हर वक़्त काम नहीं कर रहे होते। उसमें कुछ नेफ्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कुछ रेस्टिंग फ़ेज़ में होते हैं। अच्छा, जब गुर्दे का मामला गड़बड़ होना शुरू होता है तो आप देखते हैं 2-3 पे क्रेटिनिन बड़ी देर स्टेबल रही और नेफ्रॉन्स की तादाद रीज़नेबल थी, लेकिन अब उनमें रेस्टिंग फ़ेज़ जो है ना, रेस्ट में जाने वाले नेफ्रॉन्स की तादाद आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है और जो काम का बोझ है वो जो वर्किंग नेफ्रॉन्स हैं उन पे बढ़ता जाता है और इसलिए उनकी रेस्ट नहीं मिलता और फिर बाज़ औक़ात ये क्रेटिनिन 2-3 से जब बढ़ती है तो ये 5-6 और फिर अल्टीमेटली डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब हमने इस रेस्टिंग फ़ेज़ या इस जो क्रेटिनिन 2-3 है, इसको बचा के रखना है ताकि गुर्दों पे बोझ कम पड़े, डिहाइड्रेशन ना हो, कोई स्टोन है, जैसे यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इन सारी चीज़ों को कोई एक फैक्टर नहीं है, इन सारे फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट की राय लेके तो अच्छी तरह उसको मैनेज करना है ताकि आपकी जो क्रेटिनिन है, रेस्टिंग फ़ेज़ में रेस्टिंग फ़ेज़ में गुर्दों को ज़्यादा काम ना करना पड़े और काम चलता रहे ताकि हमारे नेफ्रॉन्स जो है ना उनको रेस्ट मिलता रहे और उनकी डेथ ज़्यादा रैपिड ना हो। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप उनका टाइट्रेट करते हैं, वाटर इनटेक टाइट्रेट करते हैं, फिर उसकी डाइट को आप जो प्रोटीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर ऐसी सूरत-हाल में यूरिक एसिड का बढ़ जाना उसको कंट्रोल करते हैं और जो है पसीना और इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पे आप अवॉइड करते हैं, अगर ऐसी जगहों पे जाना भी पड़े तो कोई प्रिकॉशंस लेके, जैसे हमारे कल्चर में है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम चादर वगैरह और पानी का साथ इस्तेमाल करते रहें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका रहा मसला रोज़े का, तो रोज़ा मोस्टली रख सकते हैं, एक्यूट फेज़ में नहीं रख सकते। मसलन अगर किडनी ट्यूमर है, तो 2-4 साल पहले ट्यूमर ऑपरेट हो गया है, तो और पेशेंट ठीक है तो उसको रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह स्टोन है, ऑपरेटेड है, पेशेंट साइलेंट है और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, करंटली कोई स्टोन नहीं है तो वो रोज़ा रख सकता है। हाँ, और तीसरी जो चीज़ है कि अगर कोई एक्टिव फ़ेज़ में चल रहा है, जैसे किडनी ट्यूमर है, किडनी स्टोन है, साथ इन्फेक्शन हुई हुई है, साथ उसकी पेन हो रही है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा जो है ना वो उसको थोड़ा-सा कोशिश करें कि ना रखें, अवॉइड करें। उससे पेशेंट को दर्द होती है, सम टाइम वो बुखार और सेप्सिस में जाने का खदशा होता है, तो फिर जब रोज़ा हो तो फिर हमारी बसीत मुसलमान कोशिश होती है कि ये अगर रख लिया है तो ये पूरा हो ही जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टोन डिज़ीज़ की हैं या एक्टिव इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो ऐसी सूरत में रोज़े को अवॉइड करना चाहिए। और बाकी जो है शुगर और ब्लड प्रेशर वाले जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं कि उन्होंने शुगर कैसे मैनेज करनी है, स्ट्रिक्ट शुगर का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और ताकि रीनल फंक्शन ख़राब ना, और पानी का इंटेक जो है ना वो जब तक किडनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तब जो है ना आप पानी का इस्तेमाल चाहे जितना मर्ज़ी करें, बट जब रीनल फेलियर हो रहा होता है या जो उनकी बिलो 30% जीएफआर आ जाता है, 30 ml जीएफआर आ जाता है, तो यहाँ पे हमें डाइट, वाटर, एनवायरनमेंट
इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है ना मरीज़ को मैनेज करके लेके चलना है, ताकि कोई भी काम उसके लिए ज़्यादती का उसकी सेहत की खराबी का सबब ना बन सके। थैंक यू, ओवर टू यू जी। जज़ाकल्लाह। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन एंड आंसर, डॉक्टर असद अली शाह साहब, आप इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे कि हमें एक्टिव स्टेज, जैसे प्रोफेसर खालिद साहब अपना खिदर साहब ने कहा, एक्टिव स्टेज हो, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा हो, आपका क्रेटिनिन मेंटेन ना हो रहा हो, आपका यूरिन आउटपुट ना हो, उन कंडीशंस पे हमें कुछ रिलैक्सेशन है। डॉक्टर असद अली शाह, ओवर टू यू। बिफोर देन वी विल गो टू क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर असद अली शाह, अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर असद, डॉक्टर असद, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, आपने, चलें, इस डॉक्टर असद आते हैं इस में, तो मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको सवाल कहता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा कहा कि हमारे जो प्रोफेसर राशिद साहब, आपने भी बड़ा अच्छा समराइज़ किया कि हमारा जो गुर्दा है वो सिर्फ हार्मोनल के अलावा हमारे वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और हमारा ब्लड प्रेशर, इसको वो करता है। और आपने बड़ा समरी में आखिर बड़ा अच्छा कहा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपका ब्लड प्रेशर, और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट खास तौर पे, और इसके बाद आपने ये भी बताया कि क्रेटिनिन और यूरिन आपका वो 3 से ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको वो बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कैटेगरीज बताई है, इस कैटेगरीज में हमें ये बताएं कि एक पेशेंट डायलिसिस पे है, एक पेशेंट डायलिसिस पे अगर आ रहा है, तो उस डायलिसिस वाले पेशेंट को के लिए क्या अहकामात हैं? देखिए सर, डायलिसिस वाले पेशेंट जो है ना, ये 2-3 हवाले से बड़े अनस्टेबल और किसी भी वक्त ये क्राइसिस में जा सकते हैं। एक तो ये है कि इनका वाटर इनटेक, एक इनके लिए रोज़ा अच्छा है कि इनका वाटर जो इनटेक है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये इस हवाले से अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई पता नहीं होता कि ये कब जो नमकियात का बैलेंस है और एसिडोसिस है, कब इनको हो जाए और कब ये जो है ना फ्लूइड ओवरलोड में चले जाएं। तो ऐसे मरीजों को इसके साथ जो कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं, एसिडोसिस, डायलिसिस और डिस्निया, इसमें एनीमिया का भी बड़ा रोल है डिस्निया होने में। तो ऐसे मरीजों के लिए रोज़ा जो है वो कोई इतनी एडवाइजेबल माजरत के साथ चीज़ नहीं है कि हम उनको रिकमेंड करें कि आप रोज़ा रखें। वो तो जो है ना कदम कदम उनको फूंक के चलना पड़ता है, उनका लाइफस्टाइल बड़ा मुश्किल हुआ होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज, बहुत सारे चीज़ों के लिए वो अपने ख़ानदान के अफराद पे, even at times they need to go to washroom with the help of the assistance, कोई उनके पास हो। तो ऐसे लोग जो हैं जो डायलिसिस पे हैं, उनमें रोज़ा जो है ना वो अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी कुछ लोगों का है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, वो भी अगर ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक चल रहा है और क्रिएटिनिन नॉर्मल है, तो दे कैन फास्ट। बट अगर उनकी, अल्लाह माफ़ करे, कि जो है ना रीनल फंक्शन थोड़े से ख़राब होने शुरू हो गए और 2-3 के आसपास क्रेटिनिन है, तो उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में कोई भी जो कंप्रोमाइज सिस्टम है उसको वो दोबारा मजीद कंप्रोमाइज कर दें। ये इसमें मुलाजिम साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसमें एक फतवा आपको जी डिस्प्ले जी, कर रहा फतवा तो खैर उसका होता है आप जी ये बताएं, बताएं, बताएं। हूँ। सर, ये एक पीमा ने एक बड़ी मेहनत की थी इसके ऊपर, और मुख्तलिफ उलमा को बुला के, तो उस पे उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों के फतवे लिए हैं। ये उनकी माशा किताब है, ये सामने डिस्प्ले हो रही है। ये रमज़ान में मरीजों के लिए हिदायत शरीयत इस्लामी की रोशनी में, इसमें मुख्तलिफ बीमारियों का हमने लिया है। ये मैं 2 मिनट में पढ़ देता हूँ कि ये सुनाएं, जो सुनाएं, उलमा का सुनाएं। फतवा है वो ये है। यही असूल इन मरीजों का है जिनको गुर्दे की खराबी की वजह से मशीन के जरिए बार बार खून की सफाई या यानी नीमोडायलिसिस जिसे आप जिसको डायलिसिस कहते हैं। कहते हैं। जी, डायलिसिस करवानी है तो उनको रोजा रखने से इजतनाब करना चाहिए, जैसे खिजर साहब ने कहा। एक्यूट रीनल फेलियर के मरीजों को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाओं और पानी का मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल करना जरूरी होता है, लेकिन इस बीमारी में मुकम्मल सेहतयाबी का इम्कान ज्यादा
होता है, इसलिए इन मरीजों को रोजे से इज्तनाब करना चाहिए और सेहतयाबी के बाद कज़ा रोजे रख लें। अलबत्ता अगर बीमारी दायमी यानी क्रानिक सूरत इख्तियार कर ले तो फिर फिदिया देना बेहतर हो। जी जी जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई। राशिद साहब, आपकी आवाज़ बंद हो गई। वी आर नॉट हेयरिंग यू। जी डॉक्टर असद, आप हाथ खड़ा किया हुआ था। डॉक्टर असद हैज रेज द हैंड। असद साहब, आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा। वदीद, डॉक्टर असद से अनम्यूट नहीं हो सकता। आप अनम्यूट कर सकते हैं वदीद साहब? सर वो अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे तो तभी होगा। अच्छा असद, आप इसको एक्सेप्ट करें। ओके, राशिद साहब भी वो हो गए। अच्छा, एनी अदर पर्सन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेसर खिजर? सवाल पूछे कोई, एनीबॉडी? सर यूरिन कंप्लीट हम कब करवा सकते हैं? यूरिन कंप्लीट में हमें क्या फाइंडिंग्स देखनी होती हैं, और यूटीआई कब और कैसे कॉज होते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल जी वलीद जी जी। यूटीआई तो सिंपल सी बीमारी है, जैसे गला खराब है ऐसी एक यूटीआई बीमारी है। इसमें अनटिल एंड अनलेस के कोई बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं है, जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, तो ये तो जो है ना मैनेजेबल है। इसमें रोज़ा रखा जा सकता है। इसमें पेशाब के टेस्ट आप करेंगे तो उसमें पस सेल्स आएंगे। अगर उसका केमिकल टेस्ट करेंगे तो वो शाह साहब हमसे बेहतर जानते हैं, एस्टेज और नाइट्रेट्स आएंगे। तो ये तो कोई इतना बड़ा नहीं, अनटिल एंड अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई नहीं है जिसमें उसको कोई बार बार बुखार हो रहा है और उसको जो है ना सेप्सिस में जाने का खदशा है, या होस्ट की इम्यूनिटी कम है, लाइक कि वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है। जी 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 जी, कंटिन्यू कर। ये किसी का माइक अनम्यूट है। जी 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 तो डॉक्टर खिजर, हाँ। जी सर, मैंने अर्ज किया है करेक्ट। कि यूटीआई इज ए सिंपल डिजीज, सिंपल इन्फेक्शन है पेशाब की। इसके में इफ एंड बट्स हैं कि अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, या हमें ये खदशा है कि वो यूरोसेप्सिस में ना चला जाए, या कोई एसोसिएटेड डिजीज है जिसमें की वजह से वो जो है ना उसको यूटीआई हो रहा है। सिंपल यूटीआई तो जो है ना पर्टिकुलरली ज़्यादा इंसिडेंस तो फीमेल्स में है, मेल्स में कम है रिलेटिवली इंसिडेंस, और वो सिंपल मेडिकल थेरेपी से वो ट्रीट हो सकते हैं। हो एक, सकती। और दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है जैसे शुगर है या कोई और इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस है जिसमें अगर उसको यूटीआई हो और वो प्रॉपर उसका इलाज ना करें और उस सूरत हाल में वो यूरोसेप्सिस में जाने का खदशा होता है, तो ऐसे मरीजों को आप अर्ली ट्रीट कर लें, और अगर इसमें ऐसी सूरत हाल में रोजे से अवॉइड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जो एसोसिएटेड डिजीजेज हैं इसके साथ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का खदशा है। जी जी जी, प्रोफेसर इकबाल डोगर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? इकबाल डोगर साहब, माशाल्लाह आप ना सिर्फ प्रिंसिपल हैं, आप माशाल्लाह एक रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। आपके पास इस किस्म के केसेस आते हैं रीनल डिजीजेस के। तो जी आप कुछ कमेंट करेंगे प्रोफेसर इकबाल डोगर साहब? ओके। मुलाजिम साहब, कैन आई से समथिंग? जी जी मुलाजिम कैसे सर, साहब, जी ओवर टू यू कैसे और साहब। जब थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अभी जो बात यूटीआई की हो रही थी, खिजर साहब ने कहा, मैं चूंकि रिसेंटली अभी रमजान से पहले एक केस मेरे जानने वाले फैमिली में हुआ था, तो मैंने उनका यूरिन डीआर कराया। फिर मैंने जो है यूरोलॉजिस्ट से मशवरा किया, तो उसने कोई एंटीबायोटिक वगैरह दे दी। लेकिन उन्होंने रोजा रखना शुरू कर दिया। ठीक है। रमजान शुरू हो गया, संडे से रोजा रखना शुरू किया, और वो शाम तक उनकी बड़ी हालत खराब हो जाती थी, बुखार होता था। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने, पता नहीं मुझे करना चाहिए था कि नहीं, मैंने उनसे मैंने उनको मशवरा दिया कि आप पानी आपको पीना पड़ेगा। तो आप रोजा अगर रख रही हैं तो फिर तो प्रॉब्लम होगा आपको, मेरे ख्याल में। लेकिन उन्होंने दूसरी दिन भी रखा, रोजा रख लिया फिर भी। तो उनको दोपहर तक उनकी बड़ी हालत खराब हो गई, फीवर वगैरह भी था अच्छा खासा और काफी है। तो मैं
फिर वो यूरोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने कहा नहीं फिर आप मेडिसिन करें, और अभी तो उसके बाद से वो रोजा रख नहीं पा रही हैं, हिम्मत करती हैं लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुई नहीं है, और कुछ बेहतर हो गई है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे रखा गया है उनको, तो कुछ बेहतर हो गई हैं वो, लेकिन नॉट कम्प्लीटली। तो रोजा वो रख नहीं पा रही हैं। तो इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ खजर साहब के, जो अभी इन्होंने बताया कि यूटीआई में कोई ऐसा इशू नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन खासकर पर्टिकुलरली इन फीमेल्स मैंने देखे हैं कि ये प्रॉब्लम होती है। अब मेरी अपनी मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ कि हम वुमन कहते हैं किसी को किडनी रीनल कॉलिक है किसी वजह से, स्टोन या किसी वजह से, तो हम कहते हैं यार पानी पिए आप। नाउ दिस सिचुएशन अभी जैसे कराची के अंदर तो अभी इस वक्त जो है 36 पे चला गया, बहुत गर्मी ठीक ठाक हो रही है इस वक्त। तो इन हालात में अगर किसी को यूटीआई है या कोई इस तरह का इशू है तो क्या वो फिर भी रोजा रखे? जी प्रोफेसर खैदर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, यूटीआई की पहले मैंने अर्ज किया है कि दो तीन इश्यूज हैं। एक तो वो जो पेशेंट है उसके साथ कोई अंडरलाइंग डिजीज तो नहीं है, जैसे उसको कोई डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, या उसका कोई ब्लैडर डिसफंक्शन है जिसमें उसको जो है ना यूटीआई, मैंने कहा है कि सिंपल यूटीआई में रखा जा सकता है, लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें यूरोसेप्सिस होने का खदशा है हाँ। उनमें रोजा जो है ना अवॉइड करना चाहिए। सिंपल जो है वो तो इतना टाइम भी नहीं लेता और इतने दिन भी नहीं लेता। हाँ, उसको बाज़-औक़ात जो है ना आपको मेंटेनेंस थेरेपी पे रखना पड़ता है, वो बहुत लो डोज होती है, और ताकि जो है ना रिलैप्स डिजीज का ना हो। ये जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, अगर इनको यूटीआई के साथ सिंपल पहले जो भी इन्फेक्शन होती है उसके सिम्टम्स लोकल होते हैं, फिर सिस्टम सारे इन्वॉल्व होते हैं, और फिर अल्टीमेटली उस वजह से जो है ना मसलन पेशाब के पहले लोकल सिम्टम्स हैं, जलन, दर्द और पेशाब में खून का आना और बार बार पेशाब का आना, ये लोकल सिम्टम्स हैं, ये यूटीआई के सिम्टम्स हैं। अब अगली चीज़ जो ऐड होगी इसमें, फीवर होना शुरू हो गया, हाई ग्रेड विद राइगर्स एंड चिल्स, तो ऐसी सूरत हाल में रिकमेंडेड नहीं है कि आप रोज़ा रखें। और अब तीसरी जो फेज है वो यूरोसेप्सिस है। तो ऐसे पेशेंट अमूमन वो होते हैं, जवान हेल्दी बंदे नहीं होते, इस तरह के कैंडिडेट वो होते हैं जो किसी भी हिसाब से उनकी सेहत के जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक नहीं है, बस जैसे शुगर है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने रखना है। हाँ, रहा मसला रीनल कोलिक का, तो उसमें मैं थोड़ा सा, अगर स्टोन यूरेटेरिक है तो बीइंग ए यूरोलॉजिस्ट हम नहीं रिकमेंड करते कि उसमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि उससे पेन की शिद्दत बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि आप जब यूटीआई को ट्रीट कर रहे हैं तो वन फैक्टर इज आप पानी ज़्यादा पिए तो वो डाइल्यूशनल फेज में आ जाएगा। वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जब मिकदार ज़्यादा होगी पानी की तो वो जो है ना सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे और वो वॉश होना भी उनका बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और खजर साहब ये बताइएगा कि प्लीज। एंटीबायोटिक के साथ एक मैं देखा है रिवाज बड़ा है, कुछ यूरोलॉजिस्ट भी और नेफ्रोलॉजिस्ट भी, कुछ साशे ऐसे मार्केट में हैं, जिस तरह से मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी आजकल, ये बहुत डायरी में ये होते हैं वो भी। वो उसका क्या रोल है वो? ये सर जो इन चीज़ों का रोल है वो सिंपल एक है। ये हमारी जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, या अगर इनकी स्ट्रेटजी पढ़ें, जिस वक्त व्यागरा लॉन्च हुई थी तो उन्होंने उस वक्त एक बहुत सारी स्टडीज यकदम मार्केट में फेंकी कि इतने परसेंट इंसिडेंस है, जो है ना पोटेंसी का, ये वो दिस एंड इतने परसेंट इम्पोर्टेंट है, दिस एंड दैट, एंड सब्सिक्वेंटली दे लॉन्च्ड इट। जब ये जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री ने फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन किया तो इसकी भी बड़ी थोड़ी सी दिलचस्प बात है। 5-10 साल पहले अगर आपको याद हो तो हमारे जो बड़े स्टोर्स थे कराची के, लाहौर के, यहाँ पे क्रैनबेरी का जो जूस था वो अवेलेबल था। अच्छा, और इन्होंने एक आवाज छोड़ी कि ये जो है ना क्रैनबेरी इज ए नेचुरल रेमेडी फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा,
अब ये इनका जो इफेक्ट है, ये थोड़ा सा पीएच चेंज करते हैं और इससे बनने की सेंसेशन कम होती है, और जो पीएच मीडियम चेंज करने से कुछ बैक्टीरियाज की भी जो है ना मामलात गड़बड़ होते हैं। ये बात दुरुस्त है, जो कि स्टाल का और इस तरह की चीजें पहले पूरा कर रही थी। अब जब इन्होंने एक नेचुरल इंसान की ख्वाहिश तो है कि मैं जो भी खाऊं नेचुरल खाऊं और प्योर से मुझे ना बीमारी हो, और अगर कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाए। तो ये इस कॉन्सेप्ट को लेके अब मार्केट में न्यूट्रास्यूटिकल जितनी हैं, हर बंदे ने एक वो हमारी न्यूट्रास्यूटिकल। जहनी कैफियत से खेलते हैं, हमारी जहनी कैफियत से खेलते हैं। हाँ वही ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स अब हाँ, हमारी पोटेंसी के हमारी लिए जहनी भी कैफियत से हैं, खेलते हैं। फर्टिलिटी के लिए भी हैं। हाँ, और ये तो अब बहुत सारा जो है ना इसको, ये डॉक्टरी से बात ऊपर जाके ये बिजनेस की बात हो गई है। बिजनेस की बात है, बिजनेस सर की। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, और इसमें जी जी, हर इंशाल्लाह। हर आदमी पैसे कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, चाहे वो इंसान की जान से क्यों ना खेले। हाँ, कैसर मैं जरा असद शाह साहब को ले लूं, क्योंकि असद साहब ने हैंड। बिल्कुल आ जाए। जी, के हाँ असद 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 जी अनम्यूट, फिर आपका हैंड रेज है लेकिन आप अनम्यूट नहीं है। यू कैन नॉट टॉक। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल बुखारी डोगर साहब। साहब, इकबाल डोगर जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो ज़्यादा अडॉप्ट करने चाहिए, जिसमें स्पेशली जो है ना वो हमें एजुकेट भी करना चाहिए लोगों को कि अवेयरनेस, लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव मेजर, जी लाइफस्टाइल बिल्कुल। जो है ना वो हम अपना चेंज करें जो है ना वो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। मेडिसिन के जो 6 पिलर्स हैं उनको हमें जो है ना अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है वो हमारी न्यूट्रिशन है। कि न्यूट्रिशन जो है ना हम कितना जो है ना वो और क्या खाते हैं। और आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मुहर्रम रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि हम भूख रख के जो है ना वो खाएं, और जब थोड़ी सी भूख हो तो हम अपना खाना जो है ना वो खत्म कर दें। तो आई थिंक ये चीज जो है ना वो बड़ी जरूरी है। ये प्रिवेंशन किसी किस्म की भी डिजीज हो, चाहे क्रोनिक किडनी डिजीज है या एक्यूट किडनी डिजीज है, उसमें इसका बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल पिलर है वो हमें अपने सोसाइटी में एक्सरसाइज को जो है ना वो वॉक करें, लोग जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप की जो है ना मोबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज करें। बाकल हमारे मरीज ये समझते हैं कि शायद हम क्रोनिक किडनी डिजीज होगी तो हम चल नहीं सकते, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको जो है ना इस चीज को भी जो है ना हमें प्रमोट जो है ना वो करना चाहिए। और यही प्रिवेंटिव मेजर्स जो है बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी मेरा यही ख्याल है कि हमें जी, आप अपने उसमें PhD सोसाइटी कर के रहे हैं अंदर जो है ना माशाल्लाह। वो इन चीजों को ज्यादा जो है ना प्रमोट करना चाहिए, रादर कि हम जो है ना वो क्योरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जो है ना वो ज्यादा जाएं। थैंक यू वेरी जी, मच जी। मुझे इकबाल डोगर साहब की बात से याद आया कि 6 चीजें जो है ना हमारे जीन्स में आती हैं, GENES। जीन्स में अगर देखें, जीज फॉर आप गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्दी है तो आपके बहुत सारी डिजीजेस के अंदर भी आप वो कर सकते हैं। ठीक है। और ई फॉर एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, क्या वो करते हैं। एंड न्यूट्रिशन, जैसे आपने कहा कि हाउ हेल्दी न्यूट्रिशन, हाउ बैलेंस न्यूट्रिशन, या हाउ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन यू आर टेकिंग। ई फिर ऐसा है कि आपका इमोशनल स्टेटस क्या है आप उसके बाद। और एस सबसे ज़्यादा द सिंगल मोस्ट फैक्टर, दैट इज़ द स्लीप, जैसे प्रोफेसर खिजर ने भी कहा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप योर। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं प्रोफेसर सलमा कुंदी को कहूँगा कि मैं आज। एक 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 मुलाजिम साहब, एक चीज बहुत जी इंपॉर्टेंट थी जी जो मैं पूछना चाह रहा था जी 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 खिजर जी। साहब से, कि इस पे मैंने बड़ा रिक्वेस्ट भी सरकार से भी करता रहता हूँ और बहुत किया, लेकिन होता नहीं है। हम्म, बाहर के मुल्कों में इसको बड़ा देखा जाता है। जो यूरिन को जिस वक्त आपकी डिजायर है उस वक्त आप एक्सक्रीट कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यूरिन को अगर हम होल्ड कर लें कि यार हम थोड़ी देर करते हैं, अभी ये काम कर लें, ये काम कर लें, या ये मुझे वॉशरूम नजर नहीं आ रहा है या कुछ है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है किडनी पे अगर हम यूरिन होल्ड प्रोस्टेट करते बड़ा हो जाता है सर, और तो हैं पर्टिकुलरली। हाँ ठीक है। और नहीं सर, मैं आई वुड लाइक टू अच्छा, रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, मुझे मुझे दोनों के लिए बताइएगा, फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। क्यों फीमेल मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो खवातीन शॉपिंग करती हैं, बाजारों में जाती हैं, अब थोड़ा बहुत तो वॉशरूम मिल जाता है, लेकिन
अभी भी बहुत सी जगहों पे वॉशरूम मिलता वॉशरूम नहीं है, बाजारों में नहीं होता। तो वो घर जाने की कोशिश करती हैं कि जब जाएंगे चाहे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद फिर जाकर वो फारिग होती हैं। तो फिर बड़ा उस इंटरेस्टिंग सवाल कंडीशन है में आपका, माशाल्लाह, जी बहुत अच्छा सवाल है। सर इसमें मैं गुजारिश ये करूंगा कि हमारी जो भी एपिथेलियल लाइनिंग है, चाहे ब्लैडर वो की। चाहे वो जो है ना, अब देखें ना, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो, या जो गैस्ट्रिक जूस है, या जो है इसका गाल ब्लैडर के जूसेस हैं, द मोमेंट दे आर आउट ऑफ देयर विसिनिटी, तो दे आर क्रिएटिंग पेरिटोनाइटिस, बट व्हेन दे आर विद इन द सिस्टम दे आर यूजफुल। सिमिलरली जो उनकी एपिथेलियम है या जो जो कंटेंट है वो उसके साथ फ्रेंडली है और उसका कोई अब्जॉर्प्शन का चक्कर नहीं है, इसलिए वहां से कोई चीज रीअब्जॉर्ब होके नहीं वापस जाती। ठीक है, जब वो यूरिन सिस्टम से लीक होके पेरिटोनियम में या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कहीं पड़ा है तो फिर वो रीअब्जॉर्ब होके यकीनन सिस्टम में जाता है और फिर वो जो है ना क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ाता है और रीनल फेलियर का सबब बनता है। दूसरी बात रह गई कि जो आपका सवाल है कि जी होल्ड करने से सिर्फ एक चीज है और वो है रिफ्लक्स का होना। अब अल्लाह ताला ने हमारे जो भी चीज़ें हैं उनमें इतने सेफ्टी वेल्व्स और मैकेनिज्म है कि आप एक बंदे को उल्टा लटका दें और उसे पानी का गिलास दे दें तो वो पानी पी जाएगा, उसकी जो है इसोफेगस की जो पेरिस्टालसिस वो है उसको उसको कंट्रोल वापस नहीं कर आएगा। वापस में नहीं आने देगी। गुड। अच्छा, अब सेकंड बात यह है कि जो एक आध एपिसोड है, जैसे आप बाजार गए और पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आध एपिसोड से बैक प्रेशर डेवलप नहीं होता, नहीं होता, हाँ। क्योंकि वजाइको यूरेटेरिक जंक्शन जो है दैट इज ए कॉम्पिटेंट वन, यूनिलेटरल फ्लो को तो इजाजत देता है, डुअल फ्लो को इजाजत नहीं देता। ठीक है, और जब तो इसलिए ये जो एक आध एपिसोड है कि आप बाजार फंस गए, जगह नहीं मिल रही, तो ये रिफ्लेक्स भी नहीं होता। यस, रिफ्लेक्स जो होता है वो डैमेजिंग है किडनी को, इसमें कोई शक नहीं है। और सर, जब ये इसमें एक दफा, हाँ सॉरी सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, इसमें एक दफा तो नहीं होता सर। शॉपिंग अगर तो ये खवातीन कंटिन्यूस रोज हैबिट बना दे रो, इंसान। नहीं नहीं, रोजाना उससे ही भी कुछ नहीं तकरीबन होना चाहिए, उससे अच्छा, कुछ नहीं ठीक होना है। चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि आपके वजाइको यूरेटेरिक जंक्शन जो है वो कॉम्पिटेंट है। ठीक तो ठीक। अब ये कैसे पता लगेगा खवातीन को, खासकर फॉर द लेडीज के, उनका अब किडनी उसका फंक्शन ठीक, तो हमें रूटीन में क्या करना चाहिए? मतलब रूटीन में ये है ऐसा देखें, इसको डिटेक्ट करने के दो पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि अगर वो भी जो है ना, अगर पेशेंट कहता है जी कि मुझे सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर है, हाँ, एक तो हिस्ट्री में ये चीज आएगी कि वो कहेगा कि जी मैं पेशाब तो कर लेता हूँ लेकिन मेरा मसाना खाली नहीं होता। एक ठीक। एक पैरामीटर ये है। और अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो आप अल्ट्रासाउंड करें तो पेशाब करने के बाद भी मसाने में पेशाब की मिकदार रेजिडुअल यूरिन आपका रह जाए। रेजिडुअल यूरिन रह जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वजाइको यूरेटेरिक रिफ्लेक्स, एक तो बच्चों में होता है अर्ली एज में, और वो अगर रिजॉल्व नहीं होता तो उसकी सर्जरी की ज़रूरत है। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट ज़रूर होते हैं जैसे कि स्पाइनल ट्रामा के पेशेंट हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता और उनका ब्लैडर फ्लैसिड हो जाता है, तो इस तरह की सूरत हाल में उनका जो है ना वजाइको यूरेटेरिक जंक्शन इनकम्पिटेंट होने का खदशा है। आम बंदे का वजाइको यूरेटेरिक जंक्शन जो नॉर्मल खा रहा है, पी रहा है, सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है, लेस लाइकली है कि यूरिन का एक आध दिन में या हफ्ते में 2 दफा उसने प्रेशर ले लिया है तो वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। इट इज लेस लाइकली। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे जाते जाते एक सवाल राशिद साहब से। राशिद साहब, एक लफ्ज़ में आप मैसेज दे दें कि जो आज का हमारा लेक्चर था, एक सेंटेंस में व्हाट इज़ योर मैसेज कि इस रोज़े गुर्दों के मरीज़ रोज़े रखें ना रखें, क्या मैसेज है आपका? सिंपल हाँ मैसेज। सर, इसमें जो अगर बहुत मुसर बात कहें तो यही है कि
हर मरीज चूंकि एक इंडिविजुअल मरीज होता है, उसका केस डिफरेंट होता है। बेहतरीन ये है कि आप अपने माहिर जो मालिज है उससे मशवरा करें, और इस्लाम भी यही हुक्म देता है। जबरदस्त। अच्छा, इसी तरह मैं प्रोफेसर खिजर गोंदल साहब से बात करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। चाहते चाहते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस वेबिनार के ऊपर एंड पे? सर देखें, जैसे राशिद साहब ने कहा, मैं उनसे इतफाक करता हूँ कि ये जो ना एक देखें ना सर, आप इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, किताबें जो है ना मरीजों को नहीं फॉलो करती। हाँ हाँ हाँ। जो एक्सपीरियंस है वो मरीज का है, जो हम बुक में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए हर मरीज जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट चीज है, और उसकी ज़रूरतों के मुताबिक उसको टेलर, उसकी बीमारी की नौइयत और उसका करंट स्टेटस, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के उसका फिजिशियन जो भी अवेलेबल है उसके पास एक सवाल रह गया, एक सवाल रह गया। नहीं, पहले कि सर प्लीज लेट मी नो अबाउट द हाँ, किडनी डोनर्स। तुम ARY डालो और जोश डालो। डोनर जो है ना, डोनर नॉर्मल आदमी है।